हिसाब रखा है तुमने? कोई भी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कितने मुश्किल से करते हैं, यह बात तुम्हें माँ बनने के बाद भी समझ नहीं आई। दिनेश क्रोध से तमतमा कर बोला, यह अंदाजा केवल मुझे ही होगा? तुम्हारे भैया भाभी को भी तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए। बेरुखी भरे स्वर में कहते हुए संजू अपने कमरे में चली गई। दिनेश के सामने अपनी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, रमेश की बीवी तो मुझे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती है। मेरे पति नहीं रहे और तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं बूढ़ी कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी। जाते समय माँ बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। अब मैं क्या करूँ माँ, तुम में और संजू में पटती ही नहीं है, और फिर मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि तुम्हारी दवाइयों का खर्च उठा सकूं। दिनेश थोड़ा सकुचाते हुए बोला, वाह बेटा, हमने तुम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाला, खुद तकलीफ सही पर तुम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी, और आज मुझ अकेली का खर्च उठाने की ताकत तुम दोनों भाइयों में से किसी में नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें माँ की ज़रूरत नहीं, पत्नी की ज़रूरत है। कहकर माँ ने एक झटके में अपना टीन का बक्सा उठाया और चल दी। दिनेश का मन आत्मग्लानि से भर उठा। अपनी माँ का हालचाल लेने के लिए उसने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी भाभी ने उठाया। हेलो हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। माँ आसपास है क्या? माँ तो अपने घर में थी ना, यहाँ अकेले कैसे आ जाएगी? भाभी ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या माँ कहाँ नहीं है? तो माँ कहाँ चली गई? दिनेश घबराहट से भरे स्वर में बोला, मुझे क्या मालूम, कहकर उसकी भाभी ने फ़ोन काट दिया। माँ वहाँ नहीं गई तो कहाँ गई होगी? हे भगवान, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? दिनेश अपना माथा पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गया। यह लो चाय पी लो, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। संजू सामने टेबल पर चाय का प्याला रख कर बोली, नहीं पीनी मुझे चाय वाय, तुमने ही मेरी माँ को घर से निकाला, अब वो भैया के घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी माँ, किस हालत में होगी, कहीं उसने साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कहकर दिनेश बच्चों की भांति फफक कर रोने लगा। संजू को भी अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह दिल की उतनी बुरी नहीं थी। उसका सोचना था कि जेठ जी बैंक में मैनेजर है, अच्छी सैलरी मिलती है, माँ जी वहाँ रहेगी तो वे भी आराम से रहेगी और हमारा खर्चा भी बचेगा। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माँ जी वहाँ न जाकर कहीं और चली जाएगी। कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी गलती की सज़ा मेरी माँ जी को मत देना, उसकी रक्षा करना प्रभु। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माँ को हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। तब हार कर दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों में मालूम पड़ा कि वे वृद्धाश्रम में है। ये लोग भागकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही संजू अपनी सास की पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रहने दो बहू, ज़्यादा ढोंग मत कर, मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। अब आराम से रहो तुम लोग, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। फिर वे अपने बेटा की तरफ मुखातिब हुई, मेरे हृदय से एक बात निकल रही है बेटा, कि भगवान करे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे ना निकले। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम लोगों को ऐसे दिन देखना पड़े। जीवन की संध्या बेला में हर किसी का यही ख्वाहिश होती है कि उनका आखिरी समय अपनों के साथ बीते, पर मेरे साथ ऐसा भाग्य कहाँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे आज भी तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है माँ, घर चलो माँ। दिनेश भाव विहल होकर बोला, हाँ माँ जी, पुरानी बातें भुला दीजिए, वो आपका ही घर है, हम लोग आपके अपने हैं, स्वार्थ की परत अब मेरी आंखों से हट चुका है माँ जी। संजू पश्चाताप करे भरे स्वर में बोली और उसकी सास की आंखें भी भर आई और भाव विहल होकर उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। दूसरी कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक है। आजकल शादियां धूमधाम से होती है, बड़े बड़े होटल या रिजॉर्ट लिए जाते हैं, खर्चा भी बहुत किया जाता है, हर रस्म ग्लैमरस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कपड़े डिज़ाइनर होना चाहिए, कोई कलर थीम होना चाहिए, तमाम तरह की बॉडी ट्रीटमेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट 6 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो बाराती और घराती भी कलर कोड तय करने में ही कपड़े बनवाते हैं, यानी सब कुछ परफेक्ट।
सबकी खुशी में हम लोग भी खुशी खुशी शामिल होते हैं, फिर कोई पहचान के लोग हो या परिवार की शादी। लेकिन दुख तो तब होता है जब 1-2 साल बाद मालूम पड़ता है कि कुछ कारणवश शादी टूट गई या आपसी सहमति से अलग हो गए। कुछ लोग तो बच्चे होने के बाद भी अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि कुटुंब न्यायालयों में ऐसे मामलों की बात आई हुई है और वकीलों के पास लंबी लाइन है। अलगाव और तलाक के कई कारण हो सकते हैं। पति पत्नी का समन्वय न होना, दोनों की नौकरी, बच्चे को जन्म देना, ऐसा समाज के हर वर्ग में हो रहा है। कभी कभी विवाह के पूर्व के संबंध भी एक कारण होता है। फिर भी एक सबसे बड़ा कारण जो आज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वो है विवाहेतर संबंध। आज सारी टेक्नोलॉजी घरों में है, कंप्यूटर, लैपटॉप और सबसे बड़ा हर हाथ में मोबाइल है और इस जादुई डिब्बी में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को अकेलापन लगता है। आकर एकरसता से जीवन में घर बना लिया है। हर दम कुछ नया चाहिए, चाहे खाने में हो, पहनने में हो या कुछ अन्य क्षेत्र हो। कुछ डिफरेंट की चाह में स्त्री पुरुष भी एक नए साथी, दोस्त या सुख दुख की बातें करने वाले की तलाश में रहते हैं और फिर परिणामों की विचार किए बिना उसके पाने की राह पर चल पड़ते हैं। 2-3 वर्ष पहले एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने विवाहेतर संबंधों पर सर्वे किया। शहरों की नौकरी पेशा महिलाओं ने बेबाकी से स्वीकार किया है कि वे इस प्रकार के संबंधों में हैं और उन्हें कोई ग्लानि नहीं है। अब की इस भागती दौड़ती जिंदगी में पुरुष कहाँ सुकून के 2 पल गुजारने के लिए किसी महिला मित्र की तलाश करता है, वहीं महिलाएं भी कुछ नयापन पाने की चाह में सहकर्मी, रिश्तेदारों या पड़ोसी का साथ ढूंढती है। माता पिता की इस गतिविधियों का शिकार बनते हैं बच्चे भले ही आधुनिक युग में पल रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन वे अपने माता पिता की जगह किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। जहां माँ या पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ या पिता को आसानी से स्वीकार नहीं करता, वहाँ ऐसे संबंधों से उपजी स्थिति तो और भी भयंकर होती है। बच्चे एक अजीब सी मानसिक कश्मकश से गुजरते हैं। उनके मन में जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देने वाला कोई नहीं होता और ऐसे बच्चे अपने विचारों की दुनिया में अलग से खोए रहते हैं। किशोरावस्था में या युवा होने पर ये गलत राह भी पकड़ लेते हैं। उनके स्वभाव में अशोभनीय परिवर्तन आने लगते हैं। प्यार और लगाव पाने की आयु में उन्हें टूट फूट महसूस होती है। कोई पारिवारिक नियंत्रण या अनुशासन न होने के कारण परिवार टूट जाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष को समाज भी अच्छी नज़र से नहीं देखता। इस प्रकार के परिवार के बच्चे जब अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो सही गलत बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला या समझाने वाला कोई नहीं होता। यह बच्चा उस व्यक्ति को मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे जब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पाते तो आत्मघाती निर्णय लेने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वे मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों के मन में अपने माता या पिता के प्रति एक दबा हुआ गुस्सा रहता है, जिससे वे मानसिक तनाव और दुविधा से गुजरते हैं। जाहिर है कि विवाहेतर संबंध से पारिवारिक ताना बाना टूट जाता है, सामाजिक स्थिति तो और भी खराब हो जाती है, लेकिन लोगों में बढ़ती मानसिकता समस्याएं इसका एक प्रमाण होती है। इस सब कुछ बिखरा सा लगता है। मानसिक द्वंद्व में फंसे लोग समय आने पर विपरीत परिस्थितियों से लड़ भी नहीं सकते, फिर चाहे विवाह हो, कैरियर हो या उसका कार्यक्षेत्र। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसे लोग अपने करीबी लोगों पर हमले करने से नहीं चूकते। कोई कानून विवाह विच्छेद या पति पत्नी के झगड़ों को आसानी से न तो सुलझा सकता है और न ही जीवन में सुख शांति ला सकता है और किसी अंतिम सुखद परिणाम की तरफ ले जा सकता है। घर की बात घर में ही सुलझाना चाहिए। बच्चों को माता पिता दोनों का सहचर्य चाहिए। घर परिवारों में संवादहीनता की स्थिति नहीं समस्याएं पैदा कर रही है। माता पिता को सहनशीलता और समझदारी दिखानी पड़ेगी। नैतिकता के नियम हर युग, देश, समय, परिवार में एक से नहीं रहते हैं। लोग कितना भी कहें कि समय बदल गया है, लेकिन समय हमको अनैतिक होने की इजाज़त नहीं देता। सभी लोग स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की बातें करने
करने, गलत व्यवहार और गलत बातों को सही ठहराकर एक मानसिक रूप से बीमार समाज ही बना रहे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है खुद का खुद पर नियंत्रण, न कि बेलगाम होना। स्वतंत्रता पर अंकुश स्वयं ही लगाना है। हम मकान बनवाते हैं तो उसकी नींव पक्की करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। वास्तु, पूजा पाठ, ज्योतिष, पंडित, पुजारी सबका सहारा लेते हैं ताकि मकान पक्का बने और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसमें रहकर मकान का आनंद ले सके। लेकिन परिवार का विकास कार्य समय लोग नींव की बात भूल जाते हैं। खंडित परिवार से खंडित समाज ही बनता है। फिर हम अखंड कैसे रह सकते हैं। धन्यवाद।